कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझदारी जीवन के दो सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं जो हर असंभव कार्य को संभव बनाते हैं। आइए हम और आप हम सभी की बेहतर स्वास्थ्य की कामना और आशीर्वाद के साथ आज के दिन आज की इस नई सुबह का शुरुआत करते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूँ शक्ति अपनी को होस्ट मुस्कान के साथ। दर्शकों, कहते हैं कि शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने पर धन भी इसकी हिफाजत नहीं कर पाता। हम पूरी उम्र पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन का हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। वो कहते हैं ना कि जिस इंसान के पास स्वास्थ्य होता है वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है, और जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है समझो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा शरीर ही जीवन का सार है। और आज की सुबह क्या कुछ तुम मुस्कान कहना चाहोगे? हो सकते वो कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट के साथ करें, एक अच्छी सोच के साथ करें, तो हमारा दिन काफ़ी अच्छा जाता है। या यूँ कहूँ कि हर सुबह अगर इस यकीन के साथ हम उठे कि हमारा आज का दिन हमारे कल से बेहतर होगा, एक सकारात्मक सोच के साथ उठे, और तो हमारे पूरे दिन के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, हमारा दिन काफ़ी खूबसूरत बीतता है। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम एक लेते हैं अनमोल वचन, तो सबसे पहले लेते हैं एक अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। दर्शकों, आज की जो हमारी गेस्ट है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, वो है मनीषा सिंह। आपको बता दूं कि वो मेडिकल डायरेक्टर के साथ साथ हेड ऑफ केमोथेरेपी है महावीर कैंसर संस्थान की। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैं मनीषा जी आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, किस प्रकार खुद को स्वस्थ रखते हैं, और भी कई विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो क्यों ना शुरुआत से की जाए। सबसे पहले आपके डॉक्टर मनीषा सिंह बनने के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी। मेरा सफ़र ऐसा है कि मैं पटना से ही हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप पटना से ही हूँ, और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट पटना से ही है। तो जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं भी एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं, बहुत दूर दूर तक, बहुत रिमोट कोई डॉक्टर था नहीं। और मेरे फादर को एक बहुत ज़्यादा एम्बिशन था कि, और मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत कभी इधर उधर अपने पेरेंट्स के साथ घूमा करती थी, तो मेरे फादर सबसे कहते थे कि मेरी बेटी बहुत शार्प है, बहुत तेज़ है, ये डॉक्टर बनेगी। उतनी छोटे उम्र में आपको ये जानकारी नहीं होती है, और आपको ये डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी भी नहीं होता है कि हमको क्या लाइन परस्यू करना है। और हमारे समय में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं हुआ करता था, स्पेशली जब हम छोटे शहर से रहते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर बस इसी के बीच हम रोटेट करते थे। तो और जब मैंने वो स्ट्रगल देखा अपने फादर का, कि एक मिडिल क्लास होते हुए भी मेरे फादर ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ पढ़ाई के मामले में, चाहे मेरे साथ हो या चाहे मेरे ब्रदर्स को के साथ हो, कभी नहीं किया। और एक वो इक्वालिटी उन्होंने मेंटेन किया कि लड़कियों में भी पहले होता था कि नहीं, आप थोड़ा सबड्यूड भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ कभी हम लोग फेस नहीं किए। तो ये और वो उसी जो उनका एक ड्रीम था ना, मैं उसी के साथ बड़ी हुई। तो मुझे हर वक्त लगा कि जब मेरे पापा ने इतना, मतलब मेरे पेरेंट्स ने इतना मुझे स्ट्रगल करके पढ़ाया लिखा, इनफैक्ट मेरी मदर भी उस समय, मेरी मम्मी की शादी भी बहुत जल्दी हुई थी, और वो भी शी वॉज़ ऑल्सो स्टूडेंट, वो भी अपना पढ़ाई ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी। तो इनफैक्ट हम लोग 3 भाई बहन थे, और मेरी मम्मी भी एक तरह से स्टूडेंट ही थी, और सबको मेरे पापा ने लेकर आगे उसको पुश किया, उस रास्ते की, उस जर्नी को पापा लेकर चले। तो हम लोग, जब आप एक होते हैं ना, जब मिडिल क्लास से आप निकलते हैं और आप जब समझते हैं स्कैसिटी ऑफ जो लाइफ है, वो आप देखते हैं, उसे फेस करते हैं, तो शायद वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है कि आपको लगता है कि नहीं, जो हमारे पेरेंट्स की इच्छा है हम उसको पूरा करें। शायद वो आज की जनरेशन में नहीं है, क्योंकि आप वो जो स्ट्रगल जो हम लोगों ने देखा है, वो शायद आज का जनरेशन देखते नहीं है, और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा है। मेडिकल के क्षेत्र को ऐसा माना जाता है, ये करियर से ज़्यादा इसको एक सेवा भाव के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें एक सेवा के रूप से इसको देखा जाता है इस क्षेत्र को। आप इस फील्ड में हैं, तो आपने इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन क्यों चुना, मैं ये जानना चाहूँगी।
पहले तो जैसा मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि मैं डॉक्टर बनूं, और उतने कम एज में एक वो पैशन नहीं होता है कि सेवा भाव वाली भावना तब होती है जब आप एडल्ट और ग्रोन अप हो जाते हैं। जी। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई परस्यू की, मैंने मेडिकल पहले तो अपना पढ़ाई MBBS की पढ़ाई की। उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए ऐसे ही कैंसर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए गई थी, कुछ अपने प्रोजेक्ट को लेके गई थी। उसमें मैंने परस्यू नहीं किया था ऑन्कोलॉजी, हमारा जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है वो मैंने परस्यू नहीं किया था। फिर जब मैंने देखा कि जो कैंसर के इतने ज़्यादा पेशेंट हैं एंड इनफैक्ट मैं पूरे बिहार की जो फर्स्ट DNB ऑन्कोलॉजी में जो लेडी हैं वो मैं ही हूँ, जो ये डिग्री मैंने जो गेन किया है। तो उसमें बहुत हॉस्पिटल्स भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा लेडीज़ इस फील्ड में थी नहीं, और एक वर्जिन ग्राउंड था और इतने सारे लोग थे, और जितने भी पेशेंट्स हुआ करते थे उनको सिर्फ दिल्ली और मुंबई लोग भेज देते थे। इनफैक्ट अगर स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ तो आपने यही स्पेशलाइजेशन वही कहा कि जब मैं कैंसर हॉस्पिटल गई अपने प्रोजेक्ट के लिए, फिर मैंने देखा कि नहीं, इसमें बहुत स्कोप है और बहुत से पेशेंट हैं, जो छोटे से बच्चे भी हैं, 5 महीने के और 2 साल के, और कोई 80-90 का भी एक पेशेंट कैंसर से सफ़र कर रहा है। और ये सफ़रिंग को अगर आप दिल से इस फील्ड को एक्सप्लोर करें, इसमें बहुत चीज़ है एक्सप्लोर करने के बाद। और जब इतना कैंसर एक चैलेंजिंग ब्रांच हो गया, जिसमें इतने सारे दवाइयाँ आने लगी, इतने सारे टेक्निक से इलाज करके जब हम कैंसर को ठीक करने लगे, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यही ब्रांच है जो मुझे ऑप्ट करना चाहिए था। फिर मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया। वो कहते हैं ना कि जब आप कोई कार्य करते हैं और उससे आपको संतोष होता है तो वाकई में काफ़ी सुखद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि जब भी कोई इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उस तक पहुंचने का सफ़र चुनौतियों से, जिम्मेदारियों से भरा होता। और अगर बात किसी सफल महिला की जाए तो कहते हैं कि ये जिम्मेदारी और ये चुनौतियाँ दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, अपने परिवार की डोर हमेशा थामे रहती हैं। ऐसे में आपके जीवन की क्या कुछ चुनौतियाँ रहीं? नहीं, मैं तो वो सोच के भी डर जाती हूँ, क्योंकि वो फेज़ सही में बहुत ही तब कहते हैं नाइटमेयर टाइप्स वो फेज़ हुआ करता था। क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी, 12th करके +2 करके मैंने फर्स्ट ईयर में मेरे एडमिशन ही हुआ था और मेरी शादी हो गई थी। वजह ये नहीं था कि मेरे पेरेंट्स जल्दी शादी करना चाहते थे, बस कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि जो मेरे हस्बैंड थे वो बहुत ही मतलब AFMC पुणे से थे और बहुत ही अच्छा फैमिली, उनके फादर भी डॉक्टर थे। तो कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ही इज़ दी पर्सन, एंड लुक वाइज भी वाज ही स्टिल वेरी हैंडसम। तो मतलब देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज़। तो हो तो गई शादी, पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए कि चलो जो सोचा ड्रीम फैमिली एंड ड्रीम बॉय दे हैव परस्यूड अपनी बेटी के लिए। बट जो लाइफ मेरा हुआ, और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी स्ट्रगल, ही वाज जस्ट MBBS, उनका भी पढ़ाई पूरा ही हो रहा था। तो हम लोग एकदम से लगा कि शादी तो हो गई, लेकिन मैं तो स्टूडेंट थी, परस्यू कर रही थी, तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं था लाइफ में, क्योंकि मेरा क्लासेस छूट रहा था, मेरे अपना आगे अपना करियर परस्यू करना था, उसमें बीच में मेरा बेटा हो गया। तो बहुत टफ फेज़ था लाइफ, इन लॉज के साथ रहना, एक डॉक्टर की पढ़ाई करना, एक एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, और इतने सारे घर में गेस्ट वेस्ट आते हैं, सब आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बहू भी हैं तो आप अपना फेस वैल्यू से भी आइए, और अपने आप को आप लॉक करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम बस स्टूडेंट हैं और हम मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो मेरे लिए बहुत टफ फेज़ ऑफ लाइफ था, और मैं ना, मेरे में एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि मैं किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, ना अपने करियर के लिए। और जब मेरा बेटा भी साथी हो गया, वो भी बड़ा होने लगा, तो एज अ वो नर्सरी में भी था तो भी मैं चाहती थी कि ही शुड बी अ रैंक 1 होल्डर। मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ उसके करियर के लिए भी नहीं करती थी। वो जो मेरा एक पैशन है, एक जुनून है कि हम अपने करियर को देखें एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द करियर ऑफ माई चिल्ड्रन, वो मैं कभी होने देना चाहती नहीं थी। तो वो जो फेज़ था मेरे लिए, दोनों को बैलेंस करके चलना, वो बहुत ही टफ फेज़ था। जो मैंने अपनी दुनिया, मतलब कहते हैं ना, सब चीज़ को छोड़ देना, कि क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, मुझे कोई मतलब ही नहीं था। मतलब एक तरह से कहिए कि ज़िंदगी, मैंने अभी कुछ दिन पहले जब मेरे बच्चे बड़े होके थोड़ा सा वो स्टेबल हुए, तब हम लोग अपनी लाइफ शुरू करते हैं। कहते हैं ना, टफ फेज़ को जो आगे बढ़ जाता है, टफ फेज से वो ज़िंदगी में काफ़ी सफल हो जाता है। साथ ही एक और चीज़ जानना चाहूँगी, आपके प्रेरणा स्रोत के बारे में जानना चाहूँगी। आपको प्रेरणा किससे मिली इस क्षेत्र में आने के लिए? फैमिली का कितना सपोर्ट रहा शादी के बाद, जैसा कि आपने बताया? इन लॉज का कितना सपोर्ट रहा? आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा? इस बारे में बताएं। डेफिनेटली देखिए, अगर आज मैं इस पोजीशन पे बैठी हूँ और ये कहूँ कि किसी के सपोर्ट के बगैर आप, तो वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। सबसे पहले तो हस्बैंड का सपोर्ट होता है, एंड बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर कपल हैं तो ही अंडरस्टैंड्स, उनको समझ में है कि ये किस फेज से गुजर रही है और इसको कैसे कोऑपरेट करना है।
और लकीली मेरी एक डॉक्टर फैमिली से ही मेरी शादी हुई है। मेरे फादर इन लॉ भी PMCH के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे जो हस्बैंड के सिस्टर हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो मैं एक डॉक्टर फैमिली, जहाँ मैं जिस जगह से आई जहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, वो मैं ऐसे घर में आ गई, डॉक्टर ही डॉक्टर थे। बट उसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी हुआ। जब मैं अपने घर में थी तो मुझे बहुत पैम्परिंग होता था कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और जब यहाँ आई तो लगा कि मुझे कोई तो वैल्यू ही नहीं था, क्योंकि सब डॉक्टर ही डॉक्टर थे और मैं तो पढ़ाई कर रही थी। तो देखिए, डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट होता है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल बहुत ही टफ होता है उस फेज़ को कम्बैट करना। एकदम से लाइफ का जो एक्साइटमेंट होता है, लाइफ का जो पिंक वर्ल्ड होता है, उसको तो आपको एकदम से ताके पे रखना होगा। आप जो सोचते हैं कि नई नई शादी हुई है और जो एक हनीमून फेज़ होता है और छोटे बच्चे हैं तो उसके साथ ये वो सब चीज़ मैंने सेक्रीफाइस किया, टोटली सेक्रीफाइस किया। 4 बजे उठ के बच्चे के टिफ़िन भी बना रहे हैं, तो अपना एक बुक हाथ में किताब लेके पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो भी किचन भी देख रहे हैं। हस्बैंड भी स्ट्रगल फेज़ में है, तो वो फेज़ था। तो हमको लगता है कि लाइफ में वो अप्स एंड डाउन्स आता है। आप चाहेंगे कि लाइफ में अगर आप डॉक्टर बन गए हैं तो सब चीज़ स्मूथ है, नहीं, इम्पॉसिबल है। वो जो टफ फेज़, वो क्रूअल फेज़ ऑफ लाइफ से आपको गुजरना होता है, तभी आप शाइन करेंगे। और शायद यही वजह है कि आई जस्ट डिडंट सेट बैक, और मुझे मतलब कहते हैं ना कि डिप्रेस्ड हो जाना, कुछ दिन छोड़ देना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम लोग में PG स्पेशलाइजेशन। अगर आप डॉक्टर बन भी जाते हैं और स्पेशलिस्ट नहीं बनते हैं तो फिर कोई मज़ा नहीं है डॉक्टर बनने का। वो फेज़ तो मेरे लिए और भी टफ था, क्योंकि वो कंपटीशन बहुत टफ होता है जी। उसमें भी आप चॉइस सब्जेक्ट निकालें कि जो जिस सब्जेक्ट में आप PG करना चाहते हैं उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने, वो और भी टफ होता है। तो क्या रात क्या दिन, 2 बजे रात में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर 1 बजे सो भी रहे हैं तो 2 बजे किताब उठा के बैठ जाओ पढ़ने के लिए, 3 बजे आँख लग गया फिर 4 बजे से उठने लगो। तो वो फेज़ ऑफ लाइफ शुरू से ही आप में एक वो जुनून था वो कि कुछ जुनून करना था है। कि वो मैं सेट डाउन तो नहीं Dedication, होगी, बिल्कुल। गेट वे तो नहीं करूँगी कि नहीं, आई विल नॉट गिव अप। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट गिव अप। द डे यू फील कि नहीं अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है, आई एम गोइंग टू गिव अप, तो गिव अप तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, फिर आप डॉक्टर बनेंगे, सब चीज़ होंगे। बट जो पोजीशन आज मैं जिस पे होल्ड कर रही हूँ, उस लेवल को भी पाने के लिए, आज एक फ़ीमेल हूँ और डायरेक्टर हूँ उतनी बड़े हॉस्पिटल के, जिस हॉस्पिटल की मैं डायरेक्टर हूँ वो पूरे इंडिया का 2nd मोस्ट लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है। टाटा मेमोरियल मुंबई के बाद अगर पूरे इंडिया में 2nd लार्जेस्ट हॉस्पिटल है तो वो महावीर कैंसर संस्थान है, उसको मैं हेड कर रही हूँ। तो उस पोजीशन को पाने के लिए एक डिटर्मिनेशन, एक कॉमन डॉक्टर भी होता है, एक आम आदमी भी होता है, और एक सब चीज़ को हासिल भी करना है, और वो भी परफेक्शन के साथ, वो मैंने किया है। तो उसके लिए तो शायद यही मेहनत और इसी लगन की वजह से आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने अपने हुनर के परचम लहरा रही हैं। चाहे वो देश चलाने की बात हो, चाहे घर चलाने की बात हो, आसमान को छूने की बात हो या बुलंदियों को छूने की बात हो, हर क्षेत्र में ये अपने परचम लहरा रही हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी एक बहुत ही सफल सशक्त महिला हैं। बतौर महिला के रूप में आप अपने आप को किस प्रकार देखती हैं, या अपना परिचय किस प्रकार देना चाहेंगी? नहीं, मैं अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि जो मैंने स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, और जो मैंने बैड डेज़ ऑफ देखा है स्ट्रगल का, जब हम लोग मेरे हस्बैंड भी यंग थे और पैसा नहीं था, हम लोग दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे और पैसा के लिए अपने लॉज पे डिपेंडेंट थे या अपने मम्मी पापा पे हम लोग डिपेंडेंट थे। उसमें बच्चे भी हो गए, उनकी परवरिश के लिए भी हमारे पास नहीं था। तो हमने वो सब स्ट्रगलिंग जो फेज़ देखा था, तो वी आर हैप्पी कि जब हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है, तो आज जिस पोजीशन पे हम लोग दोनों हैं, हम भी, मैं भी हूँ और मेरे हस्बैंड भी बिहार के रिनाउंड ऑर्थोपेडिशियन हैं, मतलब तो वी हैव मेड आवर ओन वे। ये हमें विरासत में नहीं मिली है, किसी ने हमें रेडीमेड, वो कहते हैं ना कि आपका गद्दी बना हुआ आप जाके बैठ जाएं, वो चीज़ हमें नहीं मिला है। हम लोगों ने अपना रास्ता खुद बनाया है, तो वी फील हैप्पी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि सशक्तिकरण, जिस मोटिव से हम लोगों ने आज जो मार्च का जो महीना होता है, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना कि एक लेडी को कि आप अपना प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और उस प्रायोरिटी लिस्ट में कभी अपने आप को सबसे नीचे नहीं दें कि हमने सबको प्लीज़ करने की कोशिश में हमने सबको राइट कर दिया और अपने को नीचे कर दिया। नहीं, आप अपने को ऊपर करें। जब आप अपने को वैल्यू देंगे तभी आप उस प्रायोरिटी लिस्ट को फुलफ़िल कर सकते हैं। और ये भी जान लें, मैं एज अ महिला कहना चाहती हूँ कि आप इस दुनिया में सबको प्लीज़ नहीं कर सकते, कि आप चाहेंगे कि हम सबको खुश करके रखें, इसको भी उसको भी, वो नहीं होगा। वी हैव टू प्रायोरिटाइज। तो एक जो कहते हैं ना कि एक महिला को एक शब्द होता है नो, कहना सीखना होगा, विथ डिग्निटी, विथ रिस्पेक्ट, एरोगेंस के साथ नहीं।
जो चीज़ दिस इज़ नॉट माई पीस ऑफ वर्क, ये मेरे से बाहर का लिमिट से मेरे बाहर का है या मेरे प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर का है और जिसमें अननेसेसरी मैं अपने आप को वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो उस फोकस के विद इन रेंज वो नहीं आ रहा है, आई हैव टू से अ नो टू वॉट एवर पीस ऑफ वर्क जिसने मुझे डेजिग्नेट किया है, रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली और बहुत प्यार से। तभी आप उस मंजिल पे आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज़ को प्लीज़ करके, हर को खुश करके, इधर का ना उधर का, वो बहुत मुश्किल फेज़ होता है, उससे आपको कम्बैट करना होगा। जीवन, किसी का भी जीवन वही सही जीवन होता है जो उसके हिसाब से होता है, उसके मुताबिक होता है, वही जीवन भी जीना चाहिए जो आपको भाए। जी, और साथ ही आपसे जानना चाहूँगी, कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही एक डर का एहसास होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कैंसर होता क्या है और ये किसी के भी शरीर में उत्पन्न कैसे होता है? देखिए, हमारा जो बॉडी होता है ना, वो कोशिकाओं से बना होता है। जी, कहते हैं कि इसी कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि हो जाए किसी भी वजह से, उसको हम लोगों ने कैंसर का डेजिग्नेशन दिया है। अब वो वजह कुछ भी हो सकता है, एक तो कंजेनाइटल हेरेडिटरी हो सकता है आज हम एक्सपोज हों, ऐसे जगह से काम कर रहे हैं और जो पेट में मेरा बच्चा पल रहा है वो कल होके उसको कैंसर हो जाए, वो तो जन्म ही कैंसर के साथ हुआ है। तो ऐसा कोई डिफाइंड ये नहीं होता है। देयर आर थाउजेंड कॉजेज़ कैंसर के होने का वजह, लेकिन जो कुछ कॉमन कॉजेज़ है जो हम जानते हैं कि कैंसर होने का, जैसे अगर आप एक्सपोज हैं, आप कोई भी टोबैको या टोबैको कंजम्पशन से आप नहीं भी ले रहे हैं, आपके घर में कोई ले रहा है, आप उस स्मोक से ये हैं, तो टोबैको कॉजेज़ कैंसर। आपकी फूड हैबिट, आप जंक फूड खा रहे हैं, कैन फूड खा रहे हैं, वो सब ले रहे हैं, वो सब जो प्रिजर्वेटिव जो होता है वो सबसे कैंसर होता है। फिर आप जो एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, इतना पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, बहुत चीज़ इनएविटेबल है, हम उसको डिफाई नहीं कर सकते। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो पूरा पोल्यूटेड है। हमारे यहाँ रिसर्च हुआ था, जो दूध हम लोग पैकेट वाला लेते हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मैक्सिमम DDT जो होता है वो कैंसरस होता है, उसका जो अमाउंट था वो 200 टाइम्स ज़्यादा था। तो हर जगह पोल्यूटेड और कॉन्टामिनेटेड जगह में हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हर चीज़ कॉन्टामिनेटेड है। तो इसी से हमको अपने आप को निकालना होगा। एक स्वस्थ लाइफ, एक कहते हैं योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें, एक हेल्दी लाइफ अपने आप को खुद एक रूटीनाइज्ड करें, ताकि जो चीज़ इनएविटेबल है, अब सांस तो हम इसी मिलेंगे ना, हम तो एक अलग से कहीं सांस नहीं ले सकते हैं, तो हम अपने आप को किस तरह से थोड़ा टाइम अपने लिए दें, ताकि जो डिटॉक्सिक एजेंट से हम फेस कर रहे हैं उसको थोड़ा हम मिनिमाइज़ करें, अपने आप को स्क्रीन करते रहें, अपने आप को जांच करते रहें। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल होता है हमारा, हर एज के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। कोई भी अगर शरीर में कुछ भी परेशानी है तो डॉक्टर से मिलें, उसको दबा के नहीं रखें। तो बस यही पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कई बार होता है, देखा जाता है कि लोगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें बीमारी कौन सी है। वो आए दिन डॉक्टर से दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसी छोटी मोटी कोई बीमारी होगी, लेकिन लोगों में समझ नहीं है कि पता कैसे करें। कई बार डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी कहा जाता है कि ये कोई ऐसा कैंसर नहीं है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि कैंसर ही है। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि कैंसर का कोई लक्षण विशेष नहीं होता है। जी, जैसे सोचते हैं ना कि कैसे पता चले, ये पता हमको भी नहीं है। अगर आपको कोई फीवर भी 10 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, हो सकता है वो आपको ब्लड कैंसर का लक्षण हो। कोई खांसी अगर 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लिए, कर लीजिए, हो सकता है वो आपके फेफड़े का कैंसर हो। पेट में अगर आप कहते हैं, जैसे बहुत सारी पेशेंट आती है, मैडम हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस पेट में गैस बनता था, ये आप कैसे कह दिए गैस बनता है? गैस तो कैंसर में भी बनेगा। तो हम तो गैस्ट्रिक समझ के गैस की दवा खाते चले जा रहे थे 6 महीना से, और जब हमारे पास आए, हमने स्कैन किया, ये तो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, पित्त की थैली का कैंसर है, पेट का कैंसर है, आपके गॉल इंटेस्टाइन का कैंसर है, उसमें भी वो गैस बनता है, उसमें भी पेट भारी लगता है, उसमें भी डकारें आती हैं। तो ये आपने जनरलाइज कर लिया, ये टर्म आपने दे दिया, क्या ये तो फीवर था, ये तो सिंपल खांसी था, ये तो सिंपल मुझे पेट में गैस बन रहा था। लक्षण वही है, कोई लक्षण विशेष नहीं होता है कि कैंसर है तो ये लक्षण होगा, नहीं कि मुंह से खून आएगा तो ही कैंसर है, नहीं। एक सिंपल साधारण लक्षण जिसको आप लोग एक आम लक्षण कहते हैं, वही परसिस्ट करे। परसिस्टेंस ऑफ एनी कॉमन सिम्टम कैन बी अ सिग्नल ऑफ कैंसर। द थिंग इज, वार्निंग साइन है कि आप जो चीज़ नहीं ठीक हो तो आप थोड़े से मन में एक बार क्वेश्चन मार्क लगा के रखें कि किसी स्पेशलिस्ट, किसी अच्छे सेंटर पे जाके इसको इवैल्यूएट करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कैंसर ही होगा, बट एक स्पेशलाइज्ड सेंटर, किसी भी सेंटर जहाँ कैंसर का विंग भी होता है, अगर वहाँ डॉक्टर को लगेगा कि नहीं कैंसर का भी टेस्ट होना चाहिए तो डेफिनेटली कराएं। और इनफैक्ट मेरे हॉस्पिटल में 2 लाइन में बता दूं, क्योंकि दर्शक को जानना चाहते हैं, क्योंकि डर जाते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। आम जो पब्लिक है उसके पास तो खाने का पैसा नहीं, जनरल टेस्टिंग के लिए कहाँ से पैसा है। हमारे हॉस्पिटल में आप
के पास कुछ भी नहीं है, आप बस स्टेप इन करेंगे, ये जांच करने के लिए भी कहीं कोई कैंसर है नहीं और वो टेस्ट हम करेंगे, उसके लिए हम 25,000 फ्री देते हैं, 25,000 की राशि फ्री दे जाती है टेस्ट करने के लिए। हो सकता है कैंसर है, हो सकता है नहीं भी हो, तो भी हम लोग वो राशि देते हैं। तो पैसा के लिए नहीं घबराइए, बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम है, बहुत सारे NGOs हैं जो इनफैक्ट मेरे हॉस्पिटल से भी अटैच्ड हैं। तो एक रिक्शा वाला, एक खोमचा वाला भी मेरे यहाँ कैंसर का इलाज करा लेता है। तो ये जानकारी रखें कि कैंसर, आयुष्मान भारत हमारा PM का चल रहा है जो 5 लाख तक वो खर्च बेयर करता है कैंसर का। तो पैसे के अभाव में ये सोच के कह रहे जाएंगे पैसा कहाँ से आएगा, आपको वो नहीं सोचना है, आप जाएं। अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने अंदर कोई भी ऐसा सिम्टम देखते हैं जो आपको लगता है कि कोई बीमारी का रूप ले सकता है, तो आप अपने आसपास जाके डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं, किसी स्पेशलिस्ट से जाके बात करें। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके हॉस्पिटल में आपने बताया कि 25,000 तक है जो फ्री में चेकअप होता है, तो आप जाएं और जाके डॉक्टर से चेकअप करवाएं। इंतज़ार ना करें कि वो एक बड़ा रूप ले ले और बाद में कहते हैं ना कि लास्ट स्टेज में जाके फिर वो ठीक भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि कैंसर के इलाज में जितना समय लगता है उतना ही ये लंबा और जटिल होता है, और जितना जल्दी पता चल सके उतना ही इसका बेहतर इलाज होता है। इसीलिए ज़रूर जाए और इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। जी, जैसा कि आपने बताया है कि कैंसर कई लक्षण होते हैं और सही समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेनी चाहिए। ऐसे में आज कैंसर का इलाज संभव है, आधे से अधिक कैंसर ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा खतरा किस वर्ग के लोगों या किस लोगों को इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है? देखिए, ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना जिसको कहते हैं इट हैज़ नो लव फॉर चिल्ड्रन एंड नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो हर एज में कैंसर होता है। हमारे यहाँ अगर पेडियाट्रिक वार्ड में आप जाएं तो एक 6 महीने का बच्चा भी पड़ा है, 5 साल का, 6 साल का, पेडियाट्रिक वार्ड फुल है, वो वेटिंग पे चलता है, क्योंकि हम लोग पेडियाट्रिक पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। और जब हम जेरियाट्रिक वार्ड में जाएंगे तो वहाँ 90, 92, 94 साल के भी पेशेंट को हैं। तो हर एज में कैंसर होता है, ये देयर इज़ नथिंग लाइक कि किस एज में। लेकिन कहते हैं कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, है ना, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। बट किसी को कभी भी किसी भी समय ये कैंसर हो सकता है। इसीलिए एक मिथ कि जब आप स्कूल्स कॉलेजेस में जाएंगे और बच्चियों को ये बताएंगे कि देखो ब्रेस्ट कैंसर का ये लक्षण है, तो ये सोचना कि अरे ये सब मैडम क्यों बता रही हैं, हम लोग तो वी आर टू यंग टू हैव कैंसर्स। नो, दिस इज़ अ मिथ। एनीबडी एनी टाइम इज़ प्रोन टू हैव कैंसर। इसीलिए सब लोग ससेप्टेबल हैं। हर एज का अलग कैंसर है। जैसे हमारे एज का अलग कैंसर है, छोटे बच्चे का अलग कैंसर है, हम जो हमसे 10 साल बड़े हैं उनका अलग साइट ऑफ कैंसर होने का जगह है, वो अलग है कि सब लोग का डेफिनेशन अलग है। बट कैंसर कभी भी किसी को हो सकता है। और अक्सर एक ये भी बात सुना जाता है कि शरीर में कहीं पे भी कोई भी गांठ हो तो लोग उसे कहते हैं कि वो कैंसर है। कितना सही है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी गांठ कैंसर होता है। जब तक हम टेस्ट करने के लिए हम तो खुद एज ए डॉक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से वो गांठ को छू के भी बता सकते हैं कि इसमें सस्पिशन है कि नहीं। लेकिन कोई भी गांठ अगर बॉडी में है तो हम पहले उसको टेस्ट करते हैं। और गांठ होना ही एक सिम्टम नहीं है। आप अगर मुंह से बात करें, मुंह में अगर सिंपल सा छाला पड़ जाना, वो भी एक हो सकता है कैंसर का लक्षण है जो कि आपको दिखता है। तो जब भी आप ब्रश करें तो अपने ओरल कैविटी को आप खुद से अच्छे से एग्जामिन करें कि कहीं कोई चेंजेस तो दिख नहीं रहा है। आप पानी पी रहे हैं, खाना निगलने में कोई परेशानी हो रही है, घोंटने में दिक्कत हो रहा है, वहाँ भी एक सस्पिशन हो सकता है ना। फेफड़े नीचे आए तो खांसी वांसी होना, वो भी एक दिक्कत हो सकता है। नीचे आए, गैस बनना, पेशाब पेखाने के हैबिट में कोई तरह का चेंजेस आना, कहीं से ब्लीडिंग का श्राव होना, एक सिंपल तिल या मसा भी अगर आपके शरीर में है और वो एक हाथ से ग्रो करने लगे, उसमें बाल हेयर आने लगे, उसमें कोई ग्रोथ आने लगे, तो उसमें भी कोई चेंजेस हो सकता है। बहुत सा बार ऐसे भी होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि मैडम ये जो गांठ था मैंने इसका टेस्ट करवाया था और टेस्ट का आप रिपोर्ट देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल था। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, है ना, आज नॉर्मल था लेकिन हो सकता है आज से 2 महीना, 6 महीना या 6 साल बाद उसमें कोई चेंजेस, परिवर्तन आने लगे और वो जो एक नॉर्मल नॉन कैंसरस टिश्यू था वो कैंसरस में कन्वर्ट कर जाए। तो कोई भी अगर गांठ, आप मैंने जैसे कह दिया कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर गांठ कैंसर हो, लेकिन आज नहीं है तो हो सकता है कल हो जाए। और अगर उसमें एज ए डॉक्टर मुझे लगेगा कि नहीं, ये गांठ शरीर से अभी निकाल देना चाहिए क्योंकि इसमें होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उसका रिस्क असेसमेंट हम एज अ क्लिनिशियन करेंगे, तो हम उसको आपको एडवाइस करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल है तो नहीं कैंसर, बट आप उसको बॉडी से बाहर निकालें। या हमको लगा कि नहीं, इसमें चांसेस ऑफ कैंसर बिल्कुल ही नहीं है, ये लाइपोमा है सिंपल, तो फिर हम आपको एडवाइस भी नहीं करेंगे निकालने का। तो ये सजेशन तो आपको कोई एक्सपर्ट ही देंगे। जिसको अज्यूम कर लेना कि उन लोगों को फलना को था ऐसा तो हमको भी ऐसा होगा, एवरी दो आदमी, 2 इंडिविजुअल अलग होता है ना। हो सकता है आज मेरे ब्रेस्ट में एक गांठ हो, वो बिनाइन हो, उसको नॉन कैंसरस हो, बट सेम उसके ब्रेस्ट में हो वो कैंसरस होगा। तो हो सकता है मैंने हेम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कौन सा पैथी खाया और मुझे आराम हो गया,
और ये एडवाइस मैंने उसको भी दे दिया और वो भी वही करने लगा, हो सकता है उसका कैंसर स्टेज 4 में चला जाए। तो ये एडवाइस एक दूसरे को ट्रांसमिट ना करें कि मुझे भी ऐसा था, मुझे तो ऐसा हो गया। जनरली लोग यही करते हैं, है ना। हो सकता है आपके केस में आप लकी थे, आपके कुछ नहीं था, आप निकल गए, वो बगल वाले का केस वो नहीं था। जी। और एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, पिछले कुछ दशकों में हमारी जीवन शैली में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं और इस बदलाव की वजह से कई बीमारियों का उत्पन्न भी हुआ है और कई ऐसी बीमारियों का मतलब काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है। तो कितना जिम्मेदार मानती हैं आप इसको लेके? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानती हूँ। सिंपल सा, जैसे हम लोग सब फीमेल्स बैठे हुए हैं, तो मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण दे दूँ। आजकल की लड़कियों का क्या है, हम बहुत पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, है ना, और चाहते हैं कि वो सेटल हो जाएं, तब उनकी हम शादी करते हैं। बिल्कुल। हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि एक औरत बाय द एज ऑफ 30 शी शुड कंप्लीट हर फैमिली, वो अपना फैमिली कंप्लीट कर लेती है। बट आज के सिनेरियो में आप देखिए नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। वर्किंग लेडी है, आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप फिगर कॉन्शियस है, वो हम नहीं कहते, बट आप वर्किंग है, आपके पास समय नहीं है, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं देते हैं। तो ये तो क्या है, ये दिस इज़ द लाइफस्टाइल, वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर हम चले जा रहे हैं। बिल्कुल। हम अपना करियर को ज़्यादा सिक्योर करने चाहते हैं, बट हम ये नहीं सिक्योर कर पाते हैं कि जो नेचर हमसे क्या बदला लेगा। जो गाइडलाइंस डिफाइंड है उसको हम डिफाई कर रहे हैं। एल्डरली शादी हो रही है, जब न तब बच्चा हो रहा है, वो बच्चे में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, हो सकता है वो सब ब्रेस्ट कैंसर को न्योता दे दे। जैसा कि बताया कि जीवन शैली में बदलाव, मॉडर्नाइजेशन जो आया है हमारे जीवन में, इस वजह से कई बार अब देखा जाता है कि जो बच्चे हैं पहले बाहर जाके खेला कूदा करते थे, लेकिन आजकल वो घर पे ही बैठ के खेलते हैं रिमोट कंट्रोल से अपना। इस वजह से भी बच्चों को काफ़ी बीमारियां हो रही हैं। बिल्कुल एकदम से। जो खेलने का क्या मतलब होता है, आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है, आप दौड़ धूप रहे हैं, आप पसीना बहा रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, आप सन रेज से एक्सपोज हो रहे हैं। तो एक तो पेरेंट्स वर्किंग हैं, डरते हैं कहीं बाहर जाएंगे, हम हैं नहीं, पता नहीं क्या होगा, तो चलो घर में कन्फाइन कर दो। तो ये जो वही तो कह रहे हैं कि आप नेचर से फाइट कर रहे हैं, तो फिर नेचर आपसे फाइट कर रहा है। हर चीज़, हर जगह। आपके ड्राइंग रूम में या आपके डाइनिंग टेबल पे जो एप्पल है, वो बहुत ही बड़ा एप्पल, बहुत शाइनिंग और बहुत अच्छा लगता है उसको बड़े बड़े ऑरेंजेस को सजाने में। बट आपको पता है कितना पेस्टिसाइड और कितने केमिकल्स यूज़ करके हम लोगों ने, जो पहले का हमारे ज़माने में छोटा छोटा सेब और छोटा नारंगिया हुआ करता था, बहुत बेरौनक टाइप का, बट आप उसका साइज़ आपने डबल ट्रिपल करके और बहुत ही गौरव के साथ आप उसको सर्व करने में लगता है कि अरे हम तो बहुत ही हाई क्लास है, और देखिए हम कैसे आपको सर्व कर रहे हैं। बट आप जान रहे हैं आप कितना पेस्टिसाइड उसके साथ खा रहे हैं। आप फॉरेन वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ 2 तरह का मैंने देखा है कि वो फल बेचते हैं। दिस इज़ ऑर्गेनिक, मतलब दिस इज़ विदाउट पेस्टिसाइड, एंड दिस इज़ विद पेस्टिसाइड। और जो विदाउट पेस्टिसाइड वाला होता है उसका 4 to 6 टाइम्स प्राइस ज़्यादा वो लोग कोट करते हैं। तो हम तो वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर भागे चले जा रहे हैं, हम तो शो और ग्लैमर की ओर भागे चले जा रहे हैं। बट क्या कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, तो इट इज़ वो आप मेरे हॉस्पिटल ही आके देख सकते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए भी महीनों का वेटिंग लिस्ट जा रहा है। इतनी भीड़ है, जैसे एक मेला में रश होता है, वैसे हमारे यहाँ कैंसर हॉस्पिटल में एक बेड के लिए मारामारी चल रहा है। तो ये तो हम मानेंगे ना कि कैंसर का इंसिडेंस बेतरतीबी भाग रहा है। अब हर घर की तरफ देखें तो हर घर में आप पता करें तो किसी न किसी एक को कैंसर है। और ये हमारा WHO का प्रेडिक्शन है कि बाय द ईयर 2025 आने तक हम और भी तेज़ी से भाग रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का एक डेटा है कि हर 8 सेकेंड आप काउंट करें और एक पेशेंट का डेथ हो रहा है। इस स्पीड से कैंसर का हम लोग हैंडल कर रहे हैं और एक डेथ भी हैंडल कर रहे हैं। बतौर डॉक्टर आपसे जानना चाहूँगी मैम कि जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके से बदलाव हमारे जीवन शैली में हुआ है वो कितना घातक है हमारे लिए, तो आपके मुताबिक हमारी जीवन शैली या हमारा खान पान कैसा होना चाहिए ताकि जो भी बीमारियां अभी चल रही हैं उनसे हमें निजात मिल सके? ये तो अब देखिए बहुत चीज़। और साथ ही में एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि सभी के लिए आज मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन सभी के लिए वो ज़्यादातर जिम की तरफ भागते हैं। सभी के लिए मेडिटेशन कितना ज़रूरी है आज के जितने भी लोग हैं? देखिए लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली ठीक, बहुत सारा चीज़ जो इनएविटेबल है, अब जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये तो हम फाइट नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ भी होना चाहिए कि कैसे हम वो इतना सारा जो व्हीकल्स है, इतना सारा जो आपका जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है, वो कैसे कम किया जाए, है ना। अब खान पान में भी जो सामान जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव और जितना बहुत सारा केमिकल्स यूज़ होता है, उसको कैसे हम कट करें, अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने दें, बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा दें। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी चीज़ें जानने के बावजूद हमारे हाथ वश में नहीं है, तो एटलीस्ट हम स्क्रीनिंग में इंडल्ज करें, हम अपने आप को एजुकेट करें, हम अपने आप को इग्नोरेंट नहीं रखें, और हमको कोई भी शक होने पे एटलीस्ट हम अपने डॉक्टर्स को अप्रोच करें
ताकि हम कभी स्टेज 3 स्टेज 4 में जाके फिर और करोड़ों की बात करते हैं कि मैडम हमारे पेशेंट को ठीक कर दीजिए, जो हमारे हाथ में भी नहीं होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। कैंसर एक बार बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो वो ठीक नहीं हो सकता, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर क्या लगता है आपको, मतलब कितनी सच्चाई देखिए, है इस आज बात से में? कुछ साल पहले अगर आप ये क्वेश्चन करते तो मैं शायद कहती कि हाँ, कैंसर में बहुत हाई डेथ रेट है बिल्कुल। और मुश्किल है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिजीज़ है। बट आज इधर मतलब इतने एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हुआ है, इतना एडवांसमेंट ऑफ ड्रग्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारे हाथ में है और इतनी हर चीज़ में बारीकियां से हम हमारी समझदारी बढ़ी है। तो कहते हैं कि कैंसर जैसे क्रॉनिक डिजीज़ को हमने लेबल किया। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब होता है जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ में भी आप सारी ज़िंदगी रह लेते हैं। अगर आपको एक ब्लड प्रेशर है तो आप ब्लड प्रेशर की गोली खाकर भी सारी ज़िंदगी रहते हैं। इसी तरह से कैंसर में भी अगर बढ़े हुए स्टेज में भी आज पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारे पास इतनी सारी थेरेपीज़ हैं कि हम कैंसर को बहुत लंबे समय तक बहुत एडवांस स्टेज में भी खींच खिलाते हैं। तो आज की डेट पे कैंसर एक तो अर्ली स्टेज में 99% क्योरेबल है और बढ़े हुए स्टेज में भी पेशेंट अगर आता है तो आप बात करें सर्जरी के टेक्निक्स की, हम बात करें रेडिएशन जिससे हम इलाज करते हैं। रेडिएशन में बहुत लेटेस्ट मशीन्स आ गए हैं जो कि करोड़ों का कॉस्ट है, बट हमारे बिहार और पटना में भी हमारे हॉस्पिटल में भी सब अवेलेबल हैं। और जहाँ की मैं हेड हूँ कीमोथेरेपी, जहाँ पे हम लोग कैंसर को दवाइयों से इलाज करते हैं, तो बहुत सारा कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज़, इतनी सारी थेरेपीज़ आ गई हैं और एवरी डे कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो कैंसर का जो फेस वैल्यू है, जो लुक है, वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। अब तो हमारे पेशेंट आते हैं, कीमो लेते हैं, सुबह लेते हैं, दोपहर में अपना ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और काम भी करते हैं, इलाज भी कराते हैं। दे आर हैप्पी पेशेंट्स। तो वो जो धारणाएं थी वो थी, डेफिनेटली थी। वो हम लोग भी जब स्टूडेंट हुआ करते तो हम लोग भी वही फेज से गुजरा करते थे। बट नाउ द डेफिनेशन हैज़ चेंज्ड, बहुत सारे बदलाव आए हैं। बट प्रोवाइडेड आज भी, लेकिन वो कोऑपरेशन हमें नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। आज भी वही है कि जब तक कोई तकलीफ नहीं हो लोग डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं। वो जो धारणा है ना कि अरे परेशानी नहीं है, वो फेज़ में अगर पेशेंट आ जाए कि तकलीफ हो चाहे नहीं हो, एक तो या तो हम अपने आप को स्क्रीन करा लें या कुछ है तो एक बार बस सजेशन लेने की क्या है, उस फेज़ में अगर लोग जागरूक हो जाएं तो शायद आज कैंसर बहुत हद तक हम उसे क्योरेबल डिजीज़ हम लोग लेबल कर पाएंगे। जैसे कि आप बतौर निदेशक महावीर कैंसर संस्थान पटना में कार्यरत हैं और आपने भी अभी जिक्र किया कि आपके संस्थान के ज़रिए लोगों को 25,000 नकद राशि दी जाती है जिसके ज़रिए वो अपने इलाज या टेस्टिंग में अपना उनको हेल्प मिल सके। ऐसे में और कौन सी सुविधा है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे के डर से आते स्टेप इन ही नहीं करते हैं कि कहाँ डॉक्टर जांच लिख देंगे, कहाँ से इलाज जांच कराएंगे। तो पहले तो मैंने बोला जो हमारा AKITF फंड है उसके थ्रू आपको कैंसर हो नहीं हो, ऐसा नहीं मैंने कह रही हूँ कि आपको कैंसर होगा तभी मिलेगा। आप एक इथुजियाज़म के साथ भी आए हैं कि ये सब ऐसे दिक्कत है, हम चेकअप करा लें। और अगर हम जो भी टेस्ट लिखते हैं तो 25,000 तक का टेस्ट वो देगा। महावीर मंदिर 15,000 बच्चों को और 10,000 सब एडल्ट्स को देती है टेस्ट कराने के लिए, कैंसर हो चाहे नहीं हो। नथिंग लाइक कि आपको कैंसर होगा तभी मिलेगा। तो टेस्टिंग तो हो जाएगा, उतने पैसे में आपकी जांच तो हो जाएगी। उसके बाद होता है कि आपका डायग्नोसिस स्टैब्लिश होना। जांच हो गया, हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ आपको कैंसर है, कौन से स्टेज में है और इसका क्या इलाज होगा। बिहार सरकार इमीडिएटली आपको 80,000 से 1 लाख रुपया देगी। सब पेशेंट्स को देती है बिहार सरकार। ये हम लोग बिहार सरकार को हम लोग उसको अपलॉड करें कि बहुत बड़ा स्कीम है उनका कि हर पेशेंट्स को मिलता है। इसको कहते हैं हम CM फंड। CM फंड के जब आपका एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर आता है PM फंड। PM फंड के तहत आपका आयुष्मान भारत भी आता है जो कि 5 लाख रुपया तक 5 लाख रुपया तक आपको ट्रीटमेंट में हेल्प मिलता है। अब उसके बाद हमारा हॉस्पिटल, चूँकि हमारा हॉस्पिटल स्पेशल हॉस्पिटल है, मैंने बताया बहुत ह्यूज कैंसर पेशेंट्स को केटर करता है, तो हम लोग के साथ ये पूरे भारतवर्ष में 17 कैंसर सेंटर को लोगों ने एनरोल किया है। उसमें एक हम भी है, महावीर कैंसर संस्थान, जो कि इंडियन कैंसर सोसाइटी एक NGO है जो कि अगेन आपको 5 लाख तक या उससे बियॉन्ड भी, जैसे अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम करते हैं तो उसमें 8-9 लाख तक भी हेल्प करेगी, तो वो भी आपको हेल्प मिलता है। तो इतना ह्यूज अमाउंट मिलता है कि इससे ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हर चीज़ के लिए आपको जैसे एक आय और आवासीय प्रमाण पत्र खोजता है, ऐसा नहीं कि आप बस ऐसे ही स्टेप इन कर सकते हैं। कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पेपर्स होता है जो आपको चाहिए और वो अगर आप डिपॉजिट कर दें तो फिर आप भूल जाएं कि आप कौन हैं। आप एक रिक्शा वाले हैं, आप एक खोमचे वाले हैं और एक नाइट गार्ड हैं, जो मेरा सैलरी ही 5,000 10,000 का है तो मैडम हम इलाज कहाँ से कराएं, आप भूल जाएं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं, हम लोग आपको गाइड करेंगे कैसे गो अबाउट करना है। और इस डर से कि हम कैंसर का इलाज नहीं कराएं क्योंकि हम गरीब हैं, इस चीज़ को बॉडी से निकालते हैं।
बिल्कुल। और साथ ही आपसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ जानना चाहूँगी, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी महिला के लिए एक राष्ट्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात महिलाओं की करें तो महिला एक परिवार को बनाती है, घर परिवार तो संभालती है, बल्कि आज तो वो अपना काम के साथ साथ बाहर का भी काम कर रही है। बिल्कुल। ये एक देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, किसी भी महिला को शिक्षित करना या शिक्षा लेना कितना ज़रूरी है और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? देखिए, कोई भी महिला शिक्षित होगी ना, बिल्कुल तो वो तो कितना जनरेशन्स अहेड को वो बना देगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षित हो कि आप जॉब के लिए आप शिक्षित हैं। बिल्कुल एक शिक्षित महिला अगर एक वो हाउसवाइफ ही है, जो होम मेकर भी है, जनरेशन ऑफ जनरेशन उसका जो उसके जो बच्चे होंगे, उसका जो थॉट होगा, उसका जो प्रोसेस होगा, उसका जो एक नज़रिया होगा दुनिया को देखने का, वो डिफरेंट होगा बनस्पत की एक महिला से जो अशिक्षित है। तो शिक्षित होना, वो आपके एक महिला के शिक्षित होने से कितना जनरेशन्स ऑफ जनरेशन्स को आप शिक्षित कर देंगे। बिल्कुल आप तभी इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ समझेंगे ना जब आप शिक्षित होंगे। बिल्कुल आप समझेंगे नहीं। अगर आप अशिक्षित हैं, आपको लगेगा अरे मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, चलो हम तो दवा खा के पेट खा के। आपको नहीं पता होगा कि आप शिक्षित हैं, तभी आप एक साफ कपड़ा यूज़ करेंगे, तभी आप बहुत सारा पानी यूज़ करेंगे, ताकि एक सर्वाइकल कैंसर भी जो होता है ना, बच्चेदानी का कैंसर, उसका एक कारण यही है कि आप साफ़ कपड़ा नहीं यूज़ करते हैं और बहुत सारा पानी से अपना वजाइनल पार्ट वॉश नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि वायरस होता है, HPV वायरस, वो हार्बर करता है और वो परसिस्ट करेगा तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेगा। छोटी सी जानकारी, छोटी सी बात, और वो कैंसर तक जा सकता है। तो एक शिक्षित महिला ही ये सब जान पाएगी। तो शिक्षित महिला पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को, पूरे देश को और पूरे संसार का फेस वैल्यू टर्न कर सकती है इफ शी इज एजुकेटेड, एंड हेल्थ कम्स अ पार्ट ऑफ इट। ये चीज़ आपने बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताई है कि एक अगर महिला शिक्षित होगी तभी वो जान पाएगी कि उसका स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है। और जैसा कि आपने बताया और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक महिला राष्ट्र का निर्माण करती है, वो परिवार को संभाल रही है, अपना काम कर रही है, साथ ही बहुत ज़्यादा योगदान भी दे रही है। क्या कहती हो शक्ति? बिल्कुल सही बात कहा कि मगर अगर आपको किसी का, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो उसे आपको बखूबी निभाना, और उसको निभाने के लिए सबसे पहले आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने खुद के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि जैसा कि हमने जिक्र किया कि कई बीमारियाँ आज के वातावरण में है या कई बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, ऐसे में किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, या हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, या हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, जिससे कम से कम मतलब समस्या हो या हम इन समस्याओं से निजात पा सकें? देखिए, जानते हम सब हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ बताऊंगी वो आपको पता नहीं होगा या पूरी पब्लिक को पता नहीं होगा। हम उसको अमल नहीं कर पाते हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि हम बहुत देर भूखे रहेंगे तो उससे गैस्ट्राइटिस होगा, पेट में गैस बनेगा, पथरी बन सकता है, स्टोन्स बन सकता है, वो स्टोन कल होकर कैंसर में भी कन्वर्ट कर सकता है। बट अब आज भी देखें, मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज़ अपना रूटीन वो वैसे फॉलो नहीं करेंगी। या तो सुबह उठ के, या तो अगर वर्किंग है तो भाग दौड़ में ऐसे ही निकल गई, एक चाय पी के एक बिस्किट लेके निकल गई, या अगर हम घरेलू हैं तो हमको पूरा घर का काम करके, पूजा पाठ करके सब, तब डेफिनेटली हम जब हम फ्री हो जाएंगे तब हम जाके, तो हम जानते हैं ये गलत है। आप उतनी देर तक अपने आप को भूखे पेट नहीं रख सकती हैं। एक सिंपल गैस्ट्रिक से लेके कैंसर तक को आपने होता आप दावत दे रही हैं, बट हम करते वही हैं। हम ये जानते हैं कि सुबह के हम वॉक कर लें, या कुछ मेडिटेशन कर लें, कुछ योगा कर लें, कुछ भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। मैं बहुत योगा और ये उसको एडवर्टाइज़ नहीं करती, बस कोई भी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिसमें आपको ऑक्सीजनेशन हो रहा है पूरे बॉडी पार्ट को, अगर हम कुछ 10 मिनट अपने लिए निकाल लें। लेकिन हमारे पास बहुत सारी टाइम के, हमें TV देखने के लिए, मोबाइल और व्हाट्सएप के लिए मेरे पास टाइम है, बट अगर आप जनरसली पूछें तो बहुत आधा घंटा कोई अपने लिए नहीं निकाल पाएगा। एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास टाइम का, हम तो बहुत बिजी हैं, सो बच्चों का ये वो, तो हम वो फॉलो नहीं करते, है ना। हम सब जानते हैं कि बच्चों को जो हम आज बच्चों का हर इतना ज़िद पूरा कर रहे हैं, आज ये मम्मी, आज ले ये लंच, वो डिनर, ये चाहिए, हम जानते हैं कि इसमें कितना एडल्टेटेड, कितनी गलत चीज़ हम उसको दे रहे हैं, और बस हम अपने आप को एक्सक्यूज़ करने के लिए, बच्चों को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं। ये गलत है, हमको ये भी पता है, तो भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वक्त की थोड़ी पाबंदी है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जाते जाते मैं एज अ डॉक्टर भी हूँ और एक महिला भी हूँ, तो दोनों तरफ से सजेशन देना चाहती हूँ कि एज अ महिला प्लीज़ गिव वे मत करें, अपना एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ जो आपको अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप वर्किंग ही बने, जो करें एक डेडिकेशन और पैशन के साथ अपनी खुशी और अपने परिवार के लिए करें, जो आपको सेटिस्फाइंग लगता है ज़रूर करें। दूसरे किसी के आने या किसी के बढ़ावे चढ़ावे में प्लीज़ आके अपने आप को, अपना पर्सनालिटी को डीपर्सनलाइज नहीं करें। और बीइंग अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी साइन एंड सिम्टम को इग्नोर ना करें। आज कैंसर के लिए भी हम यही कहते हैं, लेट्स फाइट कैंसर, लेट्स नॉट फियर कैंसर।
है ना, फियर नहीं करना, फाइट करना। अगर हो भी जाता है इत्तेफाक से, वी विल फाइट कैंसर। तो एक हेल्दी राष्ट्र के लिए एक एजुकेटेड स्वस्थ महिला, एक एम्पावर्ड महिला रहेगी, तभी एक स्वस्थ समाज और एक पावरफुल सोसाइटी को हम कोप कर पाएंगे। मनीषा जी, आप यहाँ पर आई, हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की बेहद ही खास मेहमान, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रख सकते हैं और कैंसर जैसी जटिल बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। जी, तो फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।